अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि सिल्क रेशम है ना। अब आप लोग जैसे स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये जो है वो हमको कीड़ों से प्राप्त होता है ना। जैसे हमने अभी तक देखा था पौधे से प्राप्त होता है, कुछ जो होते हैं जंतु से प्राप्त होते हैं। तो जो सिल्क जो रेशम होता है ये हमको कीड़े से प्राप्त होते हैं है ना। तो इसका यदि हम इतिहास देखें तो रेशम कीड़ों के द्वारा बनाए जाने वाला रेशम एक प्राकृतिक रेशा है ना, जो कि क्या है बॉम्बिक जीन्स से संबंधित कैटरपिलर नाम द्वारा निर्मित है ना। ये शहतूत के पत्तों को खाकर पेड़ों में रेशम के कीड़ों को पाला जाता है ना। रेशम कीट क्या होता है, कोकून बनाते हैं जिससे कि रेशम हमको प्राप्त होता है। कोकून बनाते वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा है ना। देखते हैं कि रेशम की जो है वो खोज कैसी हुई है ना। तो सबसे पहले हम रेशम की खोज चीन में की थी। रेशम की खोज एक रोमांच कहानी है ना। 27वीं सदी में ईसा पूर्व रेशम की खोज संयोगवश हुई थी। बताया जाता है कि महारानी शी एक दिन अपने बगीचे में चाय पी रही थी। रेशम कीट का कोकून उसके कप में गिर गया। फिर रेशम के कीड़े ने कप से बाहर निकलने की कोशिश की तो कोकून का धागा खुल गया। नतीजन महारानी ने धागा बुनने का फैसला किया। सम्राट की पत्नी को रेशम के कीड़े के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके कारण उन्हें रेशम कीट के पालन की कला सीखने को मिली, जिसमें कि सेरिकल्चर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार रेशम उद्योग का जन्म हुआ। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि रेशम की खोज का इतिहास क्या है। चीनी किंवदंती के अनुसार रेशम फाइबर संस्कृति में आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि रेशम कैसे दिखाई देता है, और उसके नीचे आप देखेंगे कैसे कोकून बनता है ना। वो भी नीचे जो है वो कोकून आपको देखे होंगे, छोटे छोटे जो है वो मोंगरे की फूल के समान जो दिखाई दे रहा है दूर से लच्छेदार लटका हुआ है वो कोकून है, और ऊपर में जो है वो फैब्रिक मतलब जो कपड़ा जो है वो तैयार होता है वो वस्त्र है ना। तो चीनी किंवदंती के अनुसार रेशम फाइबर की संस्कृति 2640 ईसा पूर्व से शुरुआत हुई, जब महारानी शी ने रेशम के कीड़ों की खोज की और रेशम को रील करके कपड़े में बुनना सीखा। उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप चीन में एक रेशम उद्योग और 3000 साल का एक अधिकार विकसित किया। बाद में रेशम कोरिया, जापान, भारत, फारस, फिर स्पेन, फ्रांस और इटली में फैल गया। चीनी कपड़े को अक्सर भारत में ढीले कपड़ों में खोला जाता है और उसी मात्रा में रेशम के रेशे से अधिक कपड़ा बनने के लिए फिर से बुना जाता है ना। अन्य देश में चीन में बने रेशम का के कपड़े से ढका जाता है, लेकिन भारत में चीन में उत्पादित कपड़े को अक्सर खोला जाता है और ढीले कपड़े फिर से बुना जाता है ना। तो हम देखते हैं कि चीनी व्यापारी यूरोप मध्य पूर्व में व्यापार करने के लिए 130 ईसा पूर्व पहले सिल्क रोड की स्थापना की। रेशम उद्योग में इसके देशांतर संचालित किया, जिसमें कि सिल्क रूट कहा गया। रेशम व्यापार में रेशम उद्योग के रूप में रहने वाले लोगों को रेशम पहनने में सक्षम बनाया। जब ओटोमन साम्राज्य में इसे बंद कर दिया तो एक ऐसा मार्ग था जो 1453 ईसा तक 15वीं शताब्दी से अधिक समय तक चालू रहा। इस समय तक यूरोप सहित कई संस्कृतियां रेशम उद्योग को विकसित किया। लगभग 200 ईसा पूर्व चीनी अप्रवासियों ने रेशम बुनाई और बनने की प्रक्रिया को कोरिया लाया, जिसके कारण कोरिया में एक रेशम उत्पादन
बना। ठीक है, इस तरह से ये इसका एक परिचय था, एक इतिहास था, है ना। और आज हम देखते हैं कि चाइना में और इंडिया में और जापान में ये जो है वो इसका जो है इसके जो तंतु तैयार किए जाते हैं और इससे कपड़ा, है ना। और मैंने आपको इसका जो है इतिहास के बारे में बताया कि रेशम का इतिहास क्या होता है। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, है ना। तो कि जो रेशम है, रेशम का निर्माण कैसे होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक चक्र बना हुआ है और इसको जो है वो मैं आपको समझाऊंगी भी। और ये क्या है, शहतूत के पत्ते खाकर ये जो है वो जीवित रहते हैं। इसके जो कीड़े होते हैं, कोकून जो तैयार होता है ना, वो शहतूत के पत्ते खाते हैं, है ना। तो रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो के समान है। ये दोनों फाइबर क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से व्यवस्थित अमीनो एसिड से बने होते हैं। हालांकि इसमें क्रॉस लिंक नहीं होता, लेकिन रेशम पतंगों में लार्वा द्वारा बनाए जाने वाला एकमात्र प्राकृतिक फिलामेंट फाइबर है। रेशम क्या होता है, एक ठोस फाइबर है जिसके सॉफ्ट के साथ एक अनियमित व्यास होता है। इसमें चिकनी सतह के साथ त्रिकोणीय तंतु भी होते हैं। ठीक है, रेशम निर्माण की प्रक्रिया, इसके क्या होते हैं, कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है कितने दिन तक, 36 दिन में जो है वो तैयार होता है ना। और ये कोकून जो है वो आप देख सकते हैं इसकी जो प्रोसेस है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये शहतूत के पत्ते में ये छोटा सा आपको कीड़ा दिखाई दे रहा होगा, एग। फिर उसके बाद आप आगे आएंगे तो वो जो एग है वो थोड़ा आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। फिर देखेंगे तो पूरा वो राउंड वो कोकून तैयार हुआ है पूरे धागे से लच्छेदार। फिर प्यूपा मतलब उससे जो निकलता है तो वो देखो कैसे दिखाई देता है, को बीज के समान दिखाई दे रहा होगा और एक तरफ सफेद जो है वो धागे के समान। फिर आप देखना कि एडल्ट होता है तो वो पूरा ढक गया है, वो देखो पूरा, है ना, बटरफ्लाई के समान आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद फिर एडल्ट होने के बाद वो उसका धागा निकाल लिया जाता है। ठीक है, फिर ये देखो कि कैसे वो जो है धागा है तो उसको कैसे उसके रेशे जो है किस तरीके से उसके धागे निकाले जाते हैं। वो हमको लगता है कि ये इतना पतला है, ये धागा है, ये टूट जाएगा। फिर इसकी ये देखो कि ये सिल्क 1,000 यार्ड जो कोकून होते हैं उसका देखो किस तरीके से ये जो है इसके धागे काफी लंबे होते हैं, ये बहुत छोटे नहीं होते। देखो ये हाथ में एक व्यक्ति है जो पकड़ा हुआ है और उसके रेशे पूरे उनके हाथ में और कितने सारे कोकून है उस पे, है ना। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ। ये देखो उसके बाद ये कोकून होता है, उसके धागे तैयार होते हैं, देखो किस तरीके से इसको चौड़ी जगह पे रखा गया है, कैसे उसको कलर करने के लिए किस तरीके से ये इसको रखा गया है। देखो कितने सिल्क जो रेशम कपड़े जो आप पहनते हैं शादी पार्टीज में, और जो काफी आपको हल्के जो सिल्क के कपड़े हल्के और चमकदार और सुंदर दिखाई देते हैं, तो उसके पीछे जो है वो कितनी प्रक्रियाएं होती है और किस तरीके से वो इतना सुंदर रूप धारण करता है। ठीक है, देखते हैं टेक्नोलॉजी प्रोसेस ऑफ सिल्क रीडिंग, मतलब एक प्रक्रिया एक फ्लो चार्ट के रूप में बताया गया है कि कैसे जो है वो कोकून को सुखाया जाता है, फिर उसको संरक्षित करके दी रखा जाता है ना। और उसको संरक्षित करने के बाद फिर उसकी कैसे छटाई होती है ना। फिर सेनेसिन को उसको कैसे नरम किया जाता है, फिर उसके फिलामेंट रहते हैं उसको कि कैसे जो है वो कि टूटे मत करके किस तरीके से उसको रील करके उसकी बेलिंग करके फिर उसमें से जो छोटे छोटे जो रेशे होते हैं टूटे हुए उसको निकाला जाता है, अलग किया जाता है ना। दे लिखा है ना यहाँ पे ब्रोकिंग फिलामेंट्स, मतलब जो कि टूटे हुए रहते हैं उसको अलग निकाला जाता है।
फिर उसके बाद फिर आप आगे की प्रोसेस देखेंगे कि कैसे उसकी एक साइज से लेकर फिर उसमें बुनाई होती है, और फिर आपका जो है वो सिल्क का कपड़ा तैयार होता है। ठीक है। तो इसमें जो है वो काफी पेशेंस से, मतलब बहुत धैर्य से ये धागा जो है वो तैयार करते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में इतना कंप्लीट होने के बाद हमको बहुत सुंदर सा सिल्क का जो है वो कपड़ा प्राप्त होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ सिल्क हम लोग देखते हैं कि रेशम के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो इसमें वीट सिल्क है ना, और उसके बाद क्या है, ट्विस्टर सिल्क है ना, डोपिनो सिल्क। जैसे कि कॉटन में या बाकी कपड़ों में भी हम लोग देखते हैं ना कि कई जो होता है वो एकदम सॉफ्ट और एकदम हल्का होता है। कई जो है होता है थोड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चंदेरी कॉटन होता है, स्वीस कॉटन होता है, वो सब मिक्स्ड होता है। जो प्योर होता है वो है, सबकी अपनी क्वालिटी होती है। जैसे सिल्क है तो वो आप लोग देखे होंगे कि जो मार्केट में भी जो सिल्क लेते हैं तो वो उतना है, जो जितना हल्का रहता है, जितना जो रहता है हल्का और सुंदर, जो बहुत ज्यादा चमकदार होता है, मतलब जो कपड़े में चमक, ऐसा नहीं कि ऊपर से जो सजावट है वो चमक, जो कपड़े में चमक और एकदम हल्का होता है, वो सिल्क जो है उतना ही महंगा होता है। आप लोग देखे होंगे उतना ही उसकी कीमत और बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि उसके एक एक धागे की जो परिसज्जा जो की जाती है और जिस तरीके से उसको तैयार किया जाता है, उतने बुनाई की जाती है, तो उसमें पूरा, इसीलिए आप देखना कि सिल्क है, आप बनारसी लेंगे या जो सिल्क रेशम का ही कपड़ा लेंगे, जो देखना खूब मोटा सा होता है और दिखने में समय आप बोलते भी कि अरे ये आर्टिफिशियल सिल्क है। नहीं, ये प्योर सिल्क है। तो क्यों बोलते हैं आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल है, उसमें सिंथेटिक की मात्रा ज्यादा है, रेशम की मात्रा कम है ना। तो इसीलिए सबकी कीमत कम और ज्यादा होती है, और सबका प्रकार भी अलग अलग होता है। आप लोग भी नाम भी सुने होंगे, बेंगलोर सिल्क होता है ना। और और क्या बहुत सारे सिल्क जो देखते हैं आप, जो साउथ हम लोग बोलते हैं बेंगलोर केरल में मिलता है तो साउथ सिल्क है ये, है ना। और कई जो है केरल की तरफ मिलता है, वो कश्मीर का मिलता है, जम्मू कश्मीर की तरफ, तो वो सिल्क, मतलब सबका एक अलग अलग, जिस स्थान पर जहाँ तैयार होता है और जिस तरीके से, तो सबकी एक अपनी अपनी वि- विशेषता होती है ना। देखो यहाँ पे आप स्क्रीन पर भी देखेंगे, बेंगलोर सिल्क का मैंने आपसे चर्चा की, एग्रोला सिल्क है ना, गार्ड सिल्क है ना, मक्खन सिल्क है ना, रॉ सिल्क, कोसा सिल्क बोलते हैं हम लोग, है ना, कॉट सिल्क है ना, कांची पूरी। मतलब जिस जगह पे वो कपड़ा जहाँ से तैयार होता है, तो सिल्क का नाम भी वैसे ही है कि बेंगलोर सिल्क, कांचीपुरी सिल्क, है ना। जैसे आर्ट सिल्क, जिसमें कि आर्टिफिशियल सिल्क, जो कि मैंने कहा ना, जिसमें कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो मिले हुए होते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सिल्क। आप लोग ये देखिए स्क्रीन पर कि किस तरीके से उत्पादन होता है। जैसे कि मैंने कहा है, धागे के प्रकार पर निर्भर करता है ना। कई लंबे होते हैं, चिकने घने होते हैं, कई जो है वो पतले होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। कई जो है थोड़े कड़क होते हैं। तो ये सब जो है वो सिल्क जो हमको प्राप्त हुए हैं, सब उसके परिसज्जा, उसकी जो कहना चाहिए टिकाऊपन, ये सब पर निर्भर करता है। ठीक है। ये देखिए हम लोग जो, हाँ, अक्सर करके हम लोग पहनते हैं कपड़े, किससे? शॉटन से, है ना। केफ्टॉन, चिनॉन जो हम लोग बोलते हैं वो, है ना। देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क, है ना। कई जो है वो कोसा सिल्क, जैसे आप देखे होंगे कि उसकी क्वालिटी अलग होती है, प्योर सिल्क की क्वालिटी अलग होती है ना। तो किसी में सिंथेटिक की मात्रा कम होती है, किसी में ज्यादा होती, किसी में रहती ही नहीं है।
है ना। किसी के में कोसा मिक्स होता है। तो सबकी अपनी क्वालिटी होती है ना। आप देख भी सकते हैं कि देखिए स्क्रीन पर कि सिल्क की साड़ी पहने में मतलब कितना अच्छा लुक आ रहा है। देखने से ही ऐसा लग रहा है कि हाँ वाह। मतलब उसमें देखना कि नीचे जो बेडशीट लगा हुआ है वो भी रेशम के, तो मतलब क्या है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि क्वालिटी सबकी अलग अलग होती है ना। जिसमें कि केमिकल डालकर भी बनाते हैं तो उसके कलर भी करते हैं। किसी में केमिकल कम मिलाया जाता है, किसी में ज्यादा मिलाया जाता है। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। इफेक्ट ऑफ हीट मतलब ये सिल्क जो रेशम होता है उसमें कितनी हीटिंग होती है, 330 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। देखते हैं इस तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल प्रोटीन फाइबर्स, है ना। तो सबका जो कि मैंने बताया है कि जो नेचुरल रेशम रहता है वो बहुत ज्यादा हल्का, चिकना और चमकदार होता है ना। तो और उसकी लंबाई ज्यादा होती है, मतलब जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, पतला है, चमकदार है। तो आप समझ जाइए कि ये रेशम प्योर है। यदि आपको उसको जलाने से बाल को जलने की गंध आ रही है, मतलब ये प्योर सिल्क है। इस तरह से आपका जो है वो रेशम का जो है वो अम, इकाई जो मैंने इसको पूर्ण किया। यदि किसी को कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।